हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ जनरल बातें बताई थी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी अपनी प्रेफरेंस कैपिटल को रिटर्न कर रही है। प्रेफरेंस कैपिटल हमेशा जब भी इशू की जाती है वो रिडीमेबल होती है, इरिडीमेबल हो नहीं सकती। जब हम प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम करते हैं तो हमें सेक्शन 55 में कही गई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सेक्शन 55 कहता है कि आप ये बताएंगे कि आपने कौन से सोर्स से रिडेम्पशन किया है। आपके शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट का यूज किया है तो आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से आप सिर्फ बोनस शेयर इशू कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि प्रीमियम जो है ऑन रिडेम्पशन वो अब आपको फ्री रिजर्व से डिविजिबल प्रॉफिट से राइट ऑफ करना है। तो पुरानी वाली बुक्स में ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया हुआ हो सकता है, या जो नई बुक्स है वो अभी भी हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर रही हो। तो आपने समझना है कि वो बुक अभी अपडेट इस चैप्टर में नहीं हुई है, इसीलिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर रही है। अब मैं आपको एक एक करके सारी की सारी बातें बताता हूं। टॉपिक लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ नंबर 1 लिखते चलेंगे अब मेरे साथ साथ, क्योंकि ये बातें अब आप जानते हैं तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं वेदर प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। क्वेश्चन में हो सकता है एक से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर्स दिए हों, तो हमें जो रिडीम करने हैं वो चेक करने हैं। आर फुल्ली पेड अप। पहले हम ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन में जो हमें प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए हैं क्या वो फुल्ली पेड अप हैं। अगर तो वो फुल्ली पेड अप है देन नो ट्रीटमेंट। फुल्ली पेड अप है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं है तो आपको फाइनल कॉल आपको फाइनल कॉल बुलानी है और उसको रिसीव करना है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो मुझे बताइए क्या एंट्री होगी। तो हम इसमें लिखते हैं केस नंबर 1। क्या रीजन है? व्हेन दे आर नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा अभी तक मांगा ही नहीं। ओके, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? सबसे पहली हम एंट्री बनाते हैं प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि ये जो हम परसेंटेज लिखते हैं ये बेसिकली हमारा रेट ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है, इसमें जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हों उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना अमाउंट अनकॉल्ड बचा हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वाली एंट्री होती है जब हम फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं, और दूसरी एंट्री होती है जब हम फाइनल कॉल को रिसीव करते हैं। और बच्चे कह रहे हैं सर रिसीव करने की एंट्री हम बताएंगे। मैंने कहा चलो तुम बताओ, मैं लिखता हूं।
यही ऊपर वाला अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 1, नाउ पॉइंट नंबर 2। लॉ कह रहा था कि जब आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो आपको न्यू शेयर इशू करना पड़ेगा। तो फॉर न्यू इशू ऑफ शेयर्स, लॉ कहता है कि आपने नए शेयर्स इशू करने हैं। अब न्यू शेयर इशू करेंगे तो हमारी एंट्री होती है, पहले हम रिसीव करते हैं एप्लीकेशन मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो गया आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। और सॉरी ये हाँ, और उसके बाद आप इसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोलो ना, ये आपने पढ़ रखी है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब क्या सर क्वेश्चन में हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा? अक्सर होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैं लिख दिया इफ एनी। सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर लगता है सेक्शन नंबर 52, और सेक्शन नंबर 52 में एक सब सेक्शन 3 है जो कि अब मना कर रहा है कि आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए इसे यूटिलाइज नहीं करेंगे। पर यह बात कुछ बुक्स में अभी तक अपडेट नहीं हुई है। खैर, अभी तो मैं प्रीमियम को रिसीव कर रहा हूं, तो रिसीव कर रहा हूं तो यही एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि सेक्शन 52(3) में आगे इससे जुड़ी हुई एक बात है। तो मैंने आपको दो बातें बताई। पहली एंट्री ऑप्शनल है, क्वेश्चन अगर फुली कॉल्ड अप नहीं है तो ये एंट्री डलेंगी। सेकंड एंट्री, फ्रेश इशू हर क्वेश्चन में होता है, तो आपको ये एंट्री डालनी है। नाउ यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि हो सकता है क्वेश्चन में फ्रेश इशू का अमाउंट गिवन ना हो। इफ फ्रेश इशू इज नॉट गिवन तो क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में ये फ्रेश इशू का अमाउंट गिवन ना हो तो क्या करेंगे? तब आप करेंगे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल जो कि आपने रिडीम करनी है, वो देखेंगे कितनी है, उसमें से आप माइनस करेंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर, वो माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फ्रेश इशू रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 55। और अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो कि सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो आप ये जो अमाउंट है इसको एक शेयर जो आप इशू करेंगे उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात थी। सर शेयर इशू करने की एंट्री तो हमने पहले ही सीख रखी है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि क्वेश्चन में अमाउंट गिवन नहीं होगा तो मैंने हिंट बताया, और हमारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन में फ्रेश इशू अक्सर गिवन नहीं होता तो हम उसे बार बार निकालेंगे। अभी मैंने आपको जनरली ये कंसेप्ट बताया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट्स की सेल कर दो, क्वेश्चन में अगर कोई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है तो पहले आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट रिसीव होगा यहां लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स की
बुक वैल्यू को आप यहां पे लिखेंगे और डिफरेंस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस है तो पी एंड एल को डेबिट कर देना, और अगर प्रॉफिट है तो पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट कर देना। लेकिन दोनों में से कोई एक आएगा, एनी वन विल कम। तो या तो लॉस का अमाउंट आएगा या प्रॉफिट का अमाउंट आएगा। तो पहले आप ये अमाउंट लिखना बुक वैल्यू, फिर आप ये लिखना, और फिर थर्ड में आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है सर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। नंबर 4, व्हेन प्रेफरेंस कैपिटल इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन। आपने शेयर्स फुल्ली पेड अप कर लिए, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट्स भी सेल कर ली, पैसे का इंतजाम हो गया, आपने फ्रेश इशू भी कर लिया। अब हम इसकी एंट्री डाल देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसी ऑर्डर में डालनी है, आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली हमारी एंट्रीज एक ही डेट पर हो रही होती हैं। अच्छा, मुझे बताओ प्रेफरेंस कैपिटल को जब हम रिडीम करते हैं तो क्या एंट्री होती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। अगर हम कंसेप्ट डेवलप करें तो हमें रटना कम पड़ता है। देखो, कैपिटल वापिस कर रहे हैं, कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो डेबिट होनी चाहिए। तो परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट। यहां पर आएगी हमारी फेस वैल्यू, जितने भी प्रेफरेंस शेयर है उनकी फेस वैल्यू आएगी, और यहां पर आएगा प्रीमियम, और इसे हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब देखिए, आपने ये एंट्री बना दी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, अगर है तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम सारी कंडीशंस फुलफिल कर लें, फिर हम बाद में इसकी पेमेंट करेंगे। नाउ, अब अगर आपको याद हो तो सेक्शन 55 कहता था गगन सर कि प्रेफरेंस शेयर्स जब भी आप रिडीम करेंगे तो या तो आप फ्रेश इशू से रिडीम करेंगे या फिर आप डिविजिबल प्रॉफिट्स को यूज करके रिडीम करेंगे। अगर आपने फ्रेश इशू कम अमाउंट का किया है तो बैलेंस अमाउंट आपको डिविजिबल प्रॉफिट से सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है। तो मैं अगली एंट्री बना लूं। मेरी अगली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये कहा जा सकता है कि सर अब कंपनी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती नहीं है, फिर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो, तो बुक लिख रही हैं इसलिए मैं लिख देता हूं। आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख सकते हो, आप सरप्लस लिख सकते हो, तो नाम के ऊपर झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आपकी बुक जो भी आप फॉलो करें, वो जो यूज कर रही हो वो कर लेना। अगर आप कोई बुक फॉलो नहीं कर रहे, सर हम तो आपके नोट्स को यूज कर रहे हैं, तो आप सिंपली पी एंड एल बैलेंस या सरप्लस या पी एंड एल अकाउंट कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जनरल रिजर्व को भी डेबिट कर सकते हो, आप अदर फ्री रिजर्व्स को भी डेबिट कर सकते हो। अदर फ्री रिजर्व्स में क्या आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, हमने नोट्स में भी दे रखा है। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, और ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का अमाउंट आता है, बताएं कितनी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आप रिडीम कर रहे हैं वो बताएं, और इसमें से व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू
ऑफ शेयर्स वो कितना है, वो माइनस करेंगे, ये आएगा आपका CRR रिक्वायर्ड। क्वेश्चन करेंगे, ये बात हम बार बार आपको बताएंगे। सबसे पहले ये अमाउंट यहां आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं ऐसे ही समझाने के लिए कि मान लीजिए यहां पर आना है 3 लाख। पहले मैं ये अमाउंट दूंगा कि मुझे CRR बनाना कितना है, फिर मैं चेक करूंगा अपने फ्री रिजर्व्स में, जाके चेक करूंगा क्या मेरे फ्री रिजर्व्स में इतना बैलेंस है या इतना बैलेंस नहीं है। अगर P&L में ही इतना बैलेंस मिल गया 3 लाख रुपीज से ज्यादा का, तो सारा का सारा अमाउंट यहां डाल के आपको जनरल रिजर्व और इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर लेकिन मान लीजिए P&L के अंदर 2,40,000 ही था, तो कम है ना बैलेंस, तो फिर मुझे नेक्स्ट रिजर्व में जाना पड़ेगा। बच्चा कहता है कि सर मैं पहले रिजर्व इस्तेमाल करना चाहता हूं, P&L को बाद में यूज करना चाहता हूं, तो भी चलेगा, क्योंकि लॉ ने ऐसा नहीं कहा कि इनके लिए कोई ऑर्डर है। लॉ कह रहा है कि कोई भी फ्री रिजर्व आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपने केवल ये देखना है कि CRR कितना बनाना है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। वो जनरल रिजर्व से बनाएं या P&L से बनाएं, इस बात पे कोई फिक्स रूल नहीं होता। तो आप घबराना मत कि सर मैंने तो P&L बनाया, बुक ने जनरल रिजर्व से बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने सेक्शन 55 की पहली वाली कंडीशन पूरी कर दी। ये देखो सेक्शन 55 कहता था कि आपका सोर्स क्या है, आपके सोर्स या तो प्रॉफिट होंगे या फ्रेश इशू होगा। अगर फ्रेश इशू है तो कोई बात नहीं, कैपिटल की जगह कैपिटल आ चुकी है। लेकिन अगर आपका सोर्स रिजर्व है तो फिर वो कहते थे कि आपको ना CRR बनाना है, तो मैं CRR बना चुका हूं। ये आपने देखा, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है और ये भी काम हो चुका है। ये यूटिलाइजेशन ऑफ CRR बोनस के लिए होता है और ये रिडेम्पशन होने के बाद सबसे लास्ट में किया जाता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हम नहीं कर पाए थे। अब एक आखिरी पॉइंट बच गया, वो बच गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो वो कहता है, सेक्शन 55 भी कहता है, सेक्शन 52(3) भी कहता है, दोनों जगह पर ये बात लॉ में लिखी है, कंपनीज के केस में जो कि लॉ ने प्रेस्क्राइब की है। तो यहां पर अगर अब मैं आपको रूल पढ़ाऊं तो लॉ ने लिखा है अनलिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, किसी को नहीं छोड़ा, तो यहां सब प्रेस्क्राइब कर दिया। एंड whose financial statements comply with AS as prescribed under section 133। तो अगर मैं सेक्शन 133 में जाता हूं तो वहां भी उन्होंने प्रेस्क्राइब कर दिया कि वो कंपनीज जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं AS फॉलो करके, तो सभी कंपनीज को AS फॉलो करना है। किन्हीं को सिंपल AS फॉलो करना है, किसी कंपनी को इंड AS फॉलो करना है, बट AS तो सभी को फॉलो करने हैं। तो वो कह रहे कि फिर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन शेल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो ई नंबर पॉइंट यहां से लेकर यहां तक जो बात कह रहा है, कहता है नॉर्मली यही रूल चलेगा कि आपको आउट ऑफ द प्रॉफिट से इसको राइट ऑफ करना है। तो मेरी अगली एंट्री बनेगी मेरी अगली एंट्री बनेगी राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए पुरानी बुक्स में या जिन बुक्स में गलत होगा उनमें सबसे पहले लिखा होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करो और फिर फ्री रिजर्व्स यानी कि P&L, जनरल रिजर्व, इन सबको डेबिट करो अगर जरूरत पड़े तो, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो प्रीमियम है ये यहां पर आएगा। मान लीजिए आपने 5 लाख की कैपिटल रिडीम करनी है और 10% का प्रीमियम है, तो 50,000 का प्रीमियम है, तो ये पता लग गया 50,000। पुराना एक कई सालों से सिस्टम चला हुआ आ रहा था, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहता था
कि आप मेरे को इस्तेमाल करके प्रीमियम राइट ऑफ कर लेना, लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, तो अब हम इसको काट देंगे और इसके काटने से हमारे आंसर कुछ बुक से बदलेंगे और क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। पर आप ये मत समझना कि वो बुक ठीक कर रही हैं, वो बुक गलत कर रही हैं और वो जल्दी अपने आप को ठीक कर लेंगी। हमने इसको नहीं करना। अगर क्वेश्चन कह देता है, स्पेसिफाई करता है, तो हम इसको यूज करेंगे। वैसे क्वेश्चन अब ऐसा कहेगा नहीं, क्योंकि लॉ में लिख दिया है कि जो कंपनी एएस फॉलो करेंगी वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल राइट ऑफ करने के लिए नहीं करेंगी। ओके, तो यानी कि अब आपने ये समझना है कि किसी क्वेश्चन में एक्सीडेंटली इसको यूज करना पड़ सकता है, बट अदरवाइज हम इसको यूज नहीं किया करेंगे। तो मैंने इसको भी पूरा कर दिया। अब क्या हुआ, अब मैं एक और चीज चेक करूंगा कि कहीं मेरे पास फंड्स की शॉर्टेज तो नहीं है। अगर फंड्स की शॉर्टेज है तो मैं बैंक से लोन ले लूंगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और लोन लेने के बाद आप कर देना पेमेंट। तो आप लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पर कभी कभी क्वेश्चन कह देगा कि हमारे पास 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे 10 रुपए के, और वो कहेगा कि हमारे एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स हैं इज नॉट ट्रेसेबल। ऐसे ही तंग करने के लिए लिख देगा। अब आप पेमेंट करने जा रहे हैं और कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा पेमेंट लेने के लिए। आप कह रहे भाई साहब पेमेंट ले लो, वो व्यक्ति कह रहा है जी वो तो अब पता नहीं है कहां पर, जो पता कंपनी के रिकॉर्ड में है, काम नहीं कर रहा। कंपनी के पास उसका बैंक अकाउंट है, उसका बैंक अकाउंट भी काम नहीं कर रहा, बंद पड़ा हुआ है, तो कंपनी वापस नहीं कर पा रही। तो कई बार पेमेंट की एंट्री में हम थोड़ा सा कम अमाउंट भी डालेंगे, ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि मेरे 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और क्वेश्चन लिख रहा है कि मेरे 100 शेयर्स होल्डर्स ट्रेसेबल नहीं हो रहे, तो मैं 49,900 प्रेफरेंस शेयर्स की जो पेमेंट बनती है वो यहां पर डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद आएगा बोनस का पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट क्लास में रह गया था, बोनस का पॉइंट। अब ये सारी एंट्रीज जो कि मैंने अभी अभी आपको लिख के समझाई हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। ये सब हमने यहां पर आपको दी हुई हैं, ठीक है। आपने अगर नोट की हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नोट नहीं की हैं तो आपको मैंने यहां पर प्रॉपरली ये दे रखी हैं। ये सारी एंट्री सेम है कि अगर आपके शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है तो आपने फाइनल कॉल मंगवानी है, फुली उनको फुली पेड अप कर लेना है। आपने फ्रेश इशू की एंट्रीज ये बनानी है। अब क्वेश्चन में सिर्फ ये होगा कि सर इसका अमाउंट गिवन नहीं है तो हम अमाउंट निकाला करेंगे, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही वाला पॉइंट होगा। मैंने लिखा है कि जनरली फ्रेश इशू मिसिंग होता है और यही यहां पर टेक्निकल इशू होता है। जब से सिक्योरिटीज प्रीमियम अब हमारा प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ नहीं कर रहा, तो यकीन मानिए क्वेश्चन आसान हो गए हैं। खुशखबरी है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट है या लॉस है, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जामिनर कई बार आपसे खेलेगा, वो कहेगा 5% लॉस पे सेल हुई, 10% प्रॉफिट पे सेल हुई, तो वो आपको कैलकुलेशन करने में कभी कभार दिक्कत आएगी, तो मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया। फिर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ड्यू करोगे रिडेम्पशन के लिए, और यहां पर आपने इस प्रीमियम्स को राइट ऑफ कराना है। और यहां पर मैं आपको बता दूं
सेक्शन 52(3) और सेक्शन 55, ये दोनों कहते हैं कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है। तो इसलिए मैंने लिखा है और फिर काटा है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर खुद कहेगा कि भाई हमारी इस कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम अलाउ करना, यूज करना अलाउड है, तो मैं यहां लिखूंगा, अदरवाइज मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको सीआरआर बनाना होता है, और सीआरआर बनाने की कैलकुलेशन करनी हमने आपको सिखाई थी। क्वेश्चन में अगर आपको फंड शॉर्ट लग रहे हो और क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा, तो आपने बैंक लोन ले लेना है। उसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देनी है। यहाँ तक बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बोनस, जो कि हमारा लास्ट क्लास में रह गया था। आइए जी, और हम लोग डिस्कस करते हैं बोनस के बारे में। बेटे, बोनस क्वेश्चन के अंदर जब भी बोनस की बात कही जाएगी तो आपने याद रखना है कि आपने पहले करना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंप्लीट, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे पास सीआरआर क्रिएट होता है और सीआरआर का इस्तेमाल बोनस में होता है। इसलिए बोनस की एंट्री सबसे लास्ट में जाके करनी है, चाहे क्वेश्चन हमें पहले भी क्यों ना कहे। बोनस का मतलब है हम फ्री शेयर्स इशू कर रहे हैं। किसको? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जितने भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम फ्री में बोनस शेयर इशू करेंगे। नाउ मेरे साथ आराम से समझिए, मैंने आपको ये बातें लिख करके भी दी हुई हैं, पर मैं एक बार फिर लिखते हुए पहले समझाता हूं, फिर लिखूंगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, वहां लिखा है कि कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, 8 पेड अप। सर, हम क्वेश्चन कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, और मैंने लिखा है कि आपकी बैलेंस शीट में ये गिवन है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन 8 रुपीज पेड अप है। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है कि बोनस विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 2 shares for every 5 shares held। तो पहली बात, बोनस का मतलब क्या है? फ्री शेयर देना। अब देखिए, हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं और ये 2 शेयर देने हैं फॉर एवरी 5 शेयर्स। इसको मैं बोलता हूं बोनस रेशियो, या आप इसे कह सकते हैं बोनस का रेट। क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि गगन, अगर किसी के पास 5 शेयर हैं तो उन्हें 2 शेयर देने हैं आपने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आएंगे आपके बोनस के शेयर्स इनटू ₹10। बोनस जब भी मिलेगा पूरा फुल्ली पेड अप मिलेगा। तो यानी कि अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितने बोनस शेयर आ गए बताइए? सर, ये 5 2 10, 20 into 40,000 बोनस शेयर आ गए, और एक शेयर 10 रुपए का, ये हो गया 4 लाख रुपए। ठीक है, बोनस को देने के सोर्स क्या क्या हैं? तो बोनस को देने का सबसे पहला सोर्स यहां पर
ऑर्डर फिक्स्ड है, सबसे पहला सोर्स होगा CRR। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप रिडेम्पशन कंप्लीट करना, CRR क्रिएट कर लेना। तो मुझे 4 लाख रुपए का बोनस देना है। मैं मान लेता हूं कि हमारी रिडेम्पशन की प्रोसेस में CRR क्रिएट हुआ 3 लाख रुपए का, तो मुझे बोनस देना है 4 लाख रुपए का। तो सर 3 लाख रुपए तो मेरे CRR से मिल गए। इसके बाद आपने देखना है क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। आपने देखना है क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सर हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल करने के लिए मना किया था, ठीक है, लेकिन बोनस शेयर देने के लिए आपको परमिशन दी गई है, आप बोनस शेयर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप बोनस शेयर दे सकते हैं। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो आप रिमेनिंग 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले लो। सर मान लेते हैं हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 60,000 है, तो फिर बचा हुआ, अब आप अगर कोई फ्री रिजर्व में बचा हुआ है तो वहां से लेना और फिर आप बोनस दे देना। तो मैंने एक तो आपको यह बताया कि बोनस दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, हम प्रेफरेंस को नहीं देंगे। बोनस देने के लिए एक रेट दिया जाएगा, उससे हम बोनस शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि बोनस शेयर के लिए आपको 10 जो भी उसकी वैल्यू है पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको देखना है कि उसके सोर्स क्या होंगे। पहला सोर्स होगा CRR, दूसरा सोर्स होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और तीसरा सोर्स होगा आपका फ्री रिजर्व, ठीक है। अभी बात करेंगे, एंट्री की बात करेंगे। नाउ आपके एग्जिस्टिंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10 ईच के, 8 कॉल्ड अप एंड पेड अप। ये क्वेश्चन में गिवन था, अमाउंट बन गया 8 लाख। नाउ जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ये कंडीशन थी कि आपके प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, ऐसे ही बोनस शेयर के लिए भी एक कंडीशन है कि बोनस शेयर इशू करने के लिए आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड अप। मुझे बताइए क्या आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। सर नो, 2 मिनट रुकिए जरा। हाँ जी सॉरी। आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, तो पहले इन्हें भी फुल्ली पेड अप बनाना होगा, और फुल्ली पेड अप बनाने के लिए हमें इनसे कॉल डिमांड करनी पड़ेगी 2 रुपीज की, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा कि ये जो कॉल है ये हम शेयर होल्डर से मंगवाएंगे नहीं, कैश में मंगवाएंगे नहीं, कंपनी खुद देगी। देखो कंपनी कितनी जेनरस है। 2 बातें अब कंपनी आपसे कह रही है। आपके जो 2 लाख रुपए की कैपिटल अभी कंपनी ने आज तक मांगी नहीं है, कंपनी कह रही है कि ये भी हम शेयर होल्डर को फ्री में इशू करेंगे। आप बात को समझे नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। बोनस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला, मेकिंग एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप। आपके 8 रुपए के शेयर मैं 10 रुपए के कर रहा हूं विदाउट रिसीविंग कैश फ्रॉम शेयर होल्डर्स। बताइए
आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी ने आपको 10 रुपए का शेयर दिया था, 8 रुपीज कंपनी ने मांगे थे, आप दे चुके हैं, 8 रुपीज कॉल्ड अप भी है, पेड अप भी है, मगर शेयर 10 रुपए का था। 2 रुपीज कंपनी ने कहा था भाई फ्यूचर में आपसे लेंगे। आज कंपनी कह रही है कि ये 2 रुपीज आपको देने की जरूरत नहीं है, हम अपने प्रॉफिट में से ये 2 रुपीज आपके पूरे कर रहे हैं। तो क्या ये बोनस है या नहीं है? यस, इट इज बोनस। आपको कंपनी से फ्री में कैपिटल इशू हो रही है, ये एक तरीके से बोनस है, लेकिन ये पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड अप हो रहे हैं, इसलिए इसको हम नाम देंगे बोनस कॉल। अगर आपको मेरा एग्जाम्पल याद है तो मेरे एग्जाम्पल में 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपए की कॉल यानी 2 लाख रुपए कहलाएगी बोनस कॉल। दूसरा होता है इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। सुनते जाना है, इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी बातें आपकी रिपीट हो जाएंगी, सुनते जाना आपने। बोनस कॉल अलग होती है और बोनस शेयर्स अलग होते हैं। बोनस शेयर्स का मतलब है आपको फुल्ली पेड शेयर मिलेंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हमने 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 4 लाख रुपए की बोनस शेयर इशू किए थे। मुझे बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोनस कॉल एंड बोनस शेयर। बोनस शेयर होता है जब पूरा का पूरा शेयर फ्री में दिया जाता है, तब बोनस शेयर कहते हैं। अगर शेयर ऑलरेडी इशूड हैं लेकिन वो फुल्ली पेड अप नहीं है तो उन्हें हमने फुल्ली पेड अप बना दिया, फ्री में बना दिया फुल्ली पेड अप, दैट इज नोन एज बोनस कॉल। बोनस शेयर इशू करने से पहले बोनस कॉल मंगवानी पड़ेगी। बोनस शेयर तभी दिए जाएंगे जब पहले एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएंगे, तो ये बोनस कॉल होगी। सर वो भी बोनस ये भी बोनस, दे तो कंपनी फ्री में ही रही है, शेयर होल्डर को तो फायदा ही हो रहा है, फिर आप इसका नाम बोनस कॉल और बोनस शेयर अलग अलग क्यों करना चाहते हो? वजह है छोटा सा पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि लॉ ये कहता है कि इसके लिए CRR यूज होगा और इसके लिए CRR यूज नहीं होगा। इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा, इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं होगा। इसके लिए फ्री रिजर्व यूज हो सकते हैं, इसके लिए भी फ्री रिजर्व यूज हो सकते हैं। तो दोनों के सोर्सेस का फर्क है, ये बात है। आइए जी, अब आइए मुझे बताएं बोनस कितनी तरह का है? 2 तरह का। पहला है बोनस कॉल। बोनस कॉल का मतलब क्या है? बोनस कॉल का मतलब है हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या मेरे एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं, क्या मेरे एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप हैं या नहीं। कौन से वाले? इक्विटी वाले। अगर मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप नहीं हैं तो हम उन्हें फुली पेड अप बनाएंगे विदाउट रिसीविंग कैश, इसलिए उसका नाम होगा बोनस कॉल। और ये बोनस कॉल हम केवल और केवल कहां से देंगे? फ्री रिजर्व से देंगे। बोनस शेयर का मतलब क्या है? बोनस शेयर का मतलब है आपने फुल्ली पेड अप शेयर इशू किए, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू किए। तो यहां पर सिर्फ आपने कॉल दी है और यहां पर आपने पूरा शेयर दिया है फ्री में। बोनस कॉल फ्री रिजर्व से दे सकते हैं आप, इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम और CRR को इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए हमेशा पहले CRR यूज करना, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम और फिर फ्री रिजर्व। बोनस शेयर इशू करने से पहले बोनस कॉल की एंट्री करना जरूरी है। बोनस कॉल के लिए पहले हम अपनी फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं, फिर हम बोनस की एंट्री बनाते हैं, फ्री रिजर्व टू बोनस कॉल, और फिर हम इस बोनस कॉल को इस्तेमाल करके शेयर की फाइनल कॉल को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। जब हमने बोनस शेयर इशू करना होता है तो जो भी हमारा अमाउंट निकल के आता है वो हम पहले CRR में देते हैं, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेते हैं, फिर फ्री रिजर्व से लेते हैं,
तो ये हम एंट्री बनाते हैं और बोनस क्रेडिट कर देते हैं और फिर बोनस टू शेयर कैपिटल हम एंट्री इशू कर देते हैं। बोनस कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकाला जाता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और यही बातें आपको बताएंगे, ठीक है। रिमेम्बरेंस के लिए हमने क्वेश्चंस को, आपको अच्छा लगता है ना कि सर कुछ माइंड में रटवा दो, जैसे बुक्स में हेडिंग्स बनी होती हैं, तो हमने क्या किया, हमने कंसेप्ट सीख लिया। मानिए आपने कंसेप्ट सीख लिया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस पर हमारी पकड़ आ जाएगी। लेकिन बच्चा फिर भी एग्जाम में ना कुछ अपने माइंड में लेके जाना चाहता है। हाँ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के क्या केसेस होते थे? 5 केसेस होते थे, 6 केसेस होते थे। तो उसको रटने की आदत है, आपको रटने की आदत है ना। हमारी आदत रटने की नहीं है, क्योंकि नॉलेज बढ़ जाती है ना, तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन को, जो कंसेप्ट ऊपर बताए हैं, उनको मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिससे आपको आसानी हो। हम केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 1 है कि जब रिडेम्पशन का क्वेश्चन आएगा और फ्रेश इशू का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन में फ्रेश इशू का अमाउंट गिवन होगा तो हमें सीआरआर का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक। ये मेरा हो गया केस नंबर 1। आइए जी, अब मैं केस नंबर 1 के आपके साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूं। वही क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में किया था, वही मैं आपके साथ दोबारा करने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, बताएं सबसे पहली बात आपके माइंड में क्या आती है? सर मेरे माइंड में पहली बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप हैं या नहीं है। चेक करते हैं। शेयर कैपिटल थी 14,80,000 की और मेरे प्रेफरेंस शेयर्स यहां पर दिए हुए थे 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 कॉल्ड अप। इसका मतलब मेरे प्रेफरेंस शेयर्स यहां पर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। अच्छा, मैं एक बार कोशिश करता हूं कि शायद मैं दूसरे वाले टैब में भी अगर ये खोल पाता हूं अपनी फाइल को, तो थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाएगी। नहीं, उसने खोली नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको दिक्कत हो आप नोट्स में जाके चेक कर लेना। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या हमारे प्रेफरेंस शेयर जो हम रिडीम कर रहे हैं फुली पेड अप हैं। आंसर इज नो। सर वो फुली पेड अप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फुली कॉल्ड अप नहीं है। तो फुली कॉल्ड अप नहीं है तो आपको फाइनल कॉल मंगवानी पड़ेगी। 10 रुपये का शेयर 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है। अब आप जानते हैं तो सर 2 रुपये की फाइनल कॉल इनसे मांगनी पड़ेगी। 60,000 शेयर्स पर 2 रुपये की कॉल मांगनी पड़ेगी। तो मेरी पहली एंट्री बनेगी 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये की फाइनल कॉल है, तो ये हो गया 1,20,000। अब ये कॉल मैंने ड्यू करवाई किन से? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। इन्हें कभी भी मैं बोनस में नहीं देता, इनसे मैं पैसे लूंगा। तो आपने सेकंड एंट्री बनानी है जब आप इनसे कॉल का मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 1,20,000 1,20,000। ठीक है। क्या ये दो एंट्री हर क्वेश्चन में होती हैं? आंसर इज नो। ये एंट्री तभी करनी होती है जब हमारे एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं थे तो। ठीक है। एंट्री नंबर 3, इसके बाद हम फ्रेश इशू की एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन में गया, क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर, इट वाज पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। तो आगे से इस लाइन को एक्सपेक्ट मत करना
कि ये क्वेश्चन में लिखी होगी, ये हम हमेशा कर देंगे। देयर आफ्टर कंपनी रिडीम्ड फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूं होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्यों होल्ड ऑन? होल्ड ऑन इसलिए क्योंकि पहले मुझे उनकी कंडीशंस भी तो पूरी करनी है। जब तक मैं उनकी कंडीशंस पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं उन्हें रिडीम कैसे कर सकता हूं? पहले मैं कंडीशन पूरी करूंगा। अभी मैंने एक कंडीशन पूरी की है कि वो फुली पेड अप हो चुके हैं। अब मुझे देखना होगा क्वेश्चन में पहले फ्रेश इशू है या नहीं है। इन ऑर्डर टू पे ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 4,40,000। तो ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट सेल की बारे एंट्री बना लेते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। बैंक में अमाउंट आ रहा है 4,40,000। इन्वेस्टमेंट्स हमारी थी बुक वैल्यू 4 लाख की, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां लिखेंगे 4 लाख और यहां लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। ठीक है, अब मेरी कंडीशन ये है कि या तो मुझे रिडेम्पशन करनी है आउट ऑफ फ्रेश इशू या मुझे रिडेम्पशन करनी है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। दोनों में से कोई एक सोर्स लेना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसके लिए 2,011% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इशू किए हैं। ठीक है, इसका मतलब फ्रेश इशू गिवन है। तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच। प्रीमियम नहीं है, ध्यान रखना। तो मैंने ये एंट्री पास कर दी 2 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी मेरी 11% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब मैं अपनी एंट्री पास करता हूं 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, हमारे पास अब 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ये हो चुके हैं। तो आप गलती से भी इसको, जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन थी 480, वो मत ले लेना। आपने सबसे पहले ये वाली फेस वैल्यू को कैपिटल अकाउंट के सामने लिखना है 6 लाख। सबसे पहले कहां लिखेंगे? फेस वैल्यू के सामने। कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू आती है। अब प्रीमियम है 10%, तो इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम। तो ये हो गया कितना? 60,000 और ये हो गया 6,60,000। अब मैं चेक करूंगा, पहले तो प्रीमियम को राइट ऑफ करता हूं। प्रीमियम को राइट ऑफ करूंगा तो कहां से राइट ऑफ करूंगा? P&L और जनरल रिजर्व से। तो मैंने लिखा P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 60,000 और 60,000। एंट्री नंबर 8। अब एंट्री नंबर 8 में मैं बनाऊंगा CRR,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सीआरआर कितना बनाना है? तो हमें ना वर्किंग नोट नीचे जाके करना होता है, तो मैं नीचे जाके लिखता हूं वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल टू बी रिडीम्ड 6 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। CRR रिक्वायर्ड 4 लाख। CRR कहां से बनेगा? फ्री रिजर्व से। तो या P&L से बनेगा या जनरल रिजर्व से बनेगा। P&L हमारे पास बैलेंस शीट में था 4 लाख। P&L हमारे पास था बैलेंस शीट में 4 लाख। 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट सेल होने से प्रॉफिट हो गया था और 60,000 में इसमें से प्रीमियम को राइट ऑफ कर चुका हूं। तो ये आपने अपडेट करते हुए चलना है। तो सर इसका मतलब मेरे पास बैलेंस है 3,80,000 और जनरल रिजर्व मुझे फिर यहां से यूज करना पड़ेगा 20,000 का, तो मेरे पास 250 है। ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर मैं पहले सीआरआर की एंट्री डालता और बाद में प्रीमियम राइट ऑफ एंट्री डालता तो क्या गलत हो जाता? आंसर इज नो। लेकिन सर फिगर बदल जाती। तो आपने यही मैच्योरिटी अपने में लानी है। आपने ये नहीं, आपने बुक के आंसर को, फिगर्स को रटना नहीं है, समझना है। लास्ट क्लास में मैंने पहले सीआरआर बनाया था, प्रीमियम बाद में राइट ऑफ किया था। आज मैंने जानबूझ के पहले प्रीमियम राइट ऑफ करा दिया और फिर मैं सीआरआर बना रहा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। सर हम तो पहली बार कर रहे हैं, तो घबराओ नहीं ना, आप करिए, गलती होगी होने दीजिए और फिर उसे बुक के साथ, आंसर के साथ कंपेयर करके अपने में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। सबसे पहले मैंने यहां ये फिगर लिखनी है कि मुझे सीआरआर बनाना है 4 लाख का। P&L का वर्किंग नोट चेक किया तो मेरे पास बैलेंस था ओनली 3,80,000। उसके बाद मैं यूज कर लूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट को, कितना? 20,000। आपका फोकस ये होना चाहिए कि सीआरआर बनेगा कितना? 4 लाख, और इन दोनों में से बनेगा, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। अब देखिए जी, अब मैंने इसके लिए सीआरआर बना दिया, इसको मैंने राइट ऑफ कर दिया और इसके लिए अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है। अगर मेरा बैलेंस कम है तो मैं लोन ले लूंगा। तो मेरे पास बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना था? 20,000। ये बैंक बैलेंस मेरे पास था 20,000। मैंने इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री डाली है 4,40,000। हमें क्वेश्चन ने फ्रेश इशू, अब सीआरआर बनाते हुए तो फ्रेश इशू की फेस वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहां पर तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ विद प्रीमियम वो सारा का सारा आएगा क्योंकि मैं कैश देख रहा हूं। तो सर हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम था ही नहीं, तो ये हो गया 6,60,000। ओके, और मुझे पे भी करना है कितना? 6,60,000। मुझे पे भी करना है 6,60,000। तो मेरे पास सफिशिएंट मनी है। इसका मतलब पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 6,60,000 इसमें से मीट हो सकती है। तो नो नीड फॉर बैंक लोन, नो नीड टू टेक एनी बैंक लोन। आपको बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप पेमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं। मेरी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,60,000 और 6,60,000।
ठीक है, अब चलते हैं जो लास्ट क्लास में हमारा पेंडिंग रह गया था उसके ऊपर। लास्ट क्लास में हमारा ये एक पैराग्राफ पढ़ना बाकी था। कंपनी ऑल्सो इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। आपको एक शेयर बोनस में देना है 2 शेयर्स के बदले में। आइए जी, पहले तो मुझे ये चेक करके बताइए, क्या आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप थे? आंसर इज यस। तो क्या बोनस कॉल की एंट्री डालूं? नहीं, इस क्वेश्चन में बोनस कॉल की कोई एंट्री नहीं डलेगी क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर फुली पेड अप है। ठीक है, मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कितने थे? 1 लाख। क्या रिडेम्पशन के लिए मैंने और इक्विटी शेयर इशू किए? बताइए, क्या हमने प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन के लिए और इक्विटी शेयर इशू किए? नहीं सर, हमने तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए, इक्विटी इशू नहीं किए। इसका मतलब इक्विटी आज भी 1 लाख शेयर है। ठीक है, अब सर बोनस देना है। बोनस की रेशियो है 1 शेयर मिलेगा 2 शेयर के बदले में, यानी कि बोनस शेयर कितने हो गए? 50,000। सेकंड वर्किंग नोट हो गया। अगर बैंक लोन का सेकंड है तो ये थर्ड हो गया। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स बैलेंस शीट में थे, रिडेम्पशन प्रोसेस में भी उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बोनस की रेशियो है 1 फॉर एवरी 2 और एक इक्विटी शेयर हमारा 10 रुपए का है। तो ये हो गया सर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बोनस हो गया कितना? 5 लाख रुपए का। अब मुझे बताइए, बोनस के लिए मेरी पहली प्रेफरेंस क्या होती है? CRR। तो चलिए चेक करते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन में CRR कितना है? 4 लाख। ठीक है, तो मैं बोनस के लिए ये यहां से यूज कर लूंगा, कितना? 4 लाख। ये मिल गया मेरे पास 4 लाख। अब बताइए, मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी, क्या मेरे पास बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम था? हाँ सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम था 1,20,000 का। मुझे चाहिए कितना? 1 लाख रुपए का। तो ये मैं सिर्फ 1 लाख रुपए ही यहां पर यूज करूंगा। क्या मुझे फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व में से कुछ निकालने की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ एंट्रीज हैं जो स्टूडेंट्स को तंग करेंगी। पहले मैंने निकाला अपना बोनस शेयर्स का अमाउंट 5 लाख। बोनस शेयर्स के लिए हमेशा सबसे पहला सोर्स जो देखना है वो देखना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व था 4 लाख। उसके बाद मुझे देखना होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 1.2 लाख, लेकिन मुझे बोनस के लिए रिक्वायर्ड है 1 लाख। तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपीस यहां पर डेबिट करूंगा। आप ये मत कह देना सर आपने 1.2 लाख क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट इतने की है, ये इतना, और ये मेरा अब बैलेंसिंग फिगर है। सर अगर हमारे पास बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम 1.2 लाख की बजाय 70,000 होता, तो फिर यहां पर मैं 1 लाख की बजाय 70,000 ही लेता और फिर मैं आगे चलता, जनरल रिजर्व के पास चलता, 50,000 वहां से पूरा करता। तो इसके अमाउंट डालने कैसे हैं ये भी कई बार स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लग जाता है। ओके सर, ये तो मैंने एंट्री पास की बोनस की, और अब मैं बोनस शेयर को इशू करने की एक और एंट्री बनाऊंगा, और वो एंट्री होगी मेरी बोनस शेयर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। लीजिए, सीधा सीधा हमने उनको बोनस शेयर इशू कर दिए।
तो इस क्वेश्चन में हमने सारा का सारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का ओवरव्यू समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे और आपने ध्यान रखना है कि हमारा आज का जो केस था वो था कि जब हमें फ्रेश इशू का अमाउंट गिवन हो। सर क्या अब हम बात सीख चुके हैं? हाँ, तो सर नेक्स्ट क्लास में क्या आप हमें एक नया कंसेप्ट सिखाएंगे? मैं अभी और इसकी एक दो क्वेश्चन आपके साथ और चलूंगा ताकि ये सब एंट्रीज आपके माइंड में सेट हो जाएं। उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे एक एक एडजस्टमेंट जो कि एग्जामिनर आपको तंग करने के लिए डालता है वो डालते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आज हमने वही सीखा जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। हमने उसमें बोनस की एडिशन की और हमने सारी एंट्रीज आपको बताई। सर एक बात बताइए, जरा इसकी नई बैलेंस शीट भी बनवा दीजिए। मैंने कहा ये नई बैलेंस शीट इसकी बनाते हैं। अब नई बैलेंस शीट में मेरे इक्विटी शेयर हो जाएंगे 1,50,000। क्योंकि मुझे समझाना था, थोड़ा समय ज्यादा लग गया, तो अब मेरे शेयर हो गए 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 15 लाख। और यहां पर एक नोट लिखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड एक नोट लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ अबव 5 लाख शेयर्स वर इशूड एज बोनस शेयर्स। बैलेंस शीट बनाते हुए अगर आपने कोई शेयर फ्री में इशू किए थे तो आपको उसके नीचे नोट लिखना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो अब हमारे पास 60,000 से हटके 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए थे, 100 रुपये वाले फुल्ली पेड अप, तो ये हो गया 2 लाख रुपए। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 17 लाख रुपए। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी इक्विटी कैपिटल हो गई 17 लाख रुपए। अच्छा जी, उसके बाद कैपिटल रिजर्व में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि हमने 1 लाख के इस्तेमाल कर लिए थे तो 20,000 बचे होंगे। P&L हमारा सारा इस्तेमाल हो चुका था। कुछ हमारा प्रीमियम को राइट ऑफ करने में हो गया था, कुछ हमारा CRR में हो गया था, और जनरल रिजर्व भी मेरे ख्याल से हमारे यूज हो गए थे 20,000 के, तो ये बचे होंगे 2,30,000 के। इसके साथ साथ हमारे पास एंट्रीज में एक नया CRR बना था 4 लाख रुपए का, लेकिन वो हमने यूज कर लिया था बोनस शेयर इशू करने में, वो अल्टीमेटली खत्म हो गया होगा। तो यानी कि ये हो गया होगा हमारा 2,20,000, 230, ये हो गया होगा हमारे पास 4,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस हो गया होगा 4,50,000। तो अब हमारी बैलेंस शीट का टोटल आएगा 17 लाख रुपए की कैपिटल, 450,000 के रिजर्व, 2 लाख रुपीस की हमारी, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 23,50,000। जस्ट टू सेव द टाइम मैं इसके ऊपर ओवरराइड कर रहा हूं, आप इसे अलग से बना लेंगे। सर ये 10 लाख रुपए की हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थी, इन्वेस्टमेंट हमारी सोल्ड हो चुकी थी, इन्वेंट्रीज हमारी एज इट इज रहेंगी, ट्रेड रिसीवेबल हमारा एज इट इज रहेगा, और ये हमारा बैंक का बैलेंस खत्म हो चुका है। तो ये हो गया हमारा 10 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 7,80,000, 22,30,000। सर इसमें तो हमारा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कैसे आ सकता है? डिफरेंस तो आ रहा है हमारा 1,20,000 रुपए का हमारा डिफरेंस आ रहा है। हाँ, कैश बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने फाइनल कॉल रिसीव की थी। बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास बैंक का बैलेंस अभी आएगा और बैंक का बैलेंस आएगा हमारा 1,20,000। बिल्कुल ठीक है, और ये टोटल हमारा मैच हो गया 23,50,000। तो अगर कभी कभी एग्जामिनेशन में आपकी अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने मैच्योर होना है, अपनी गलती को ढूंढना सीखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें हमने सारी बातें आपके साथ की हैं। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही बातें दोबारा रिपीट होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं बुक से करने को होमवर्क नहीं दूंगा,
क्योंकि कुछ कुछ बातें भी आपको तंग करेंगी। अभी आपने हमारे साथ और एक दो क्लास करनी है, फिर आप जो भी बुक से बनाना चाहें सब बना पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना पढ़ाया है वो सारी एंट्रीज आपने रिवाइज करनी है।